Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics Vectors Part 1 Introduction. तो जैसे मैथ्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही बेसिक पार्ट होता है, सिमिलरली फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स भी बहुत ही बेसिक पार्ट होता है. ठीक है, तो जितना अच्छे से आपको ये पता है कि 2+2 4 होता है, सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए फिजिक्स के अंदर कि एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा. ठीक है, तो वेक्टर्स बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स के अंदर और वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इसकी एक अच्छी नॉलेज होना, एक अच्छी पकड़ होना इसके कॉन्सेप्ट की बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए वेक्टर्स को पढ़ते हैं अपन बहुत बेसिक तरीके से. तो अभी के लिए 1D मोशन कंसिडर करते हैं और वहाँ से वेक्टर समझते हैं. ठीक है, तो इमेजिन करो अपनी ये सड़क है और यहाँ पर अपना जो भाई साहब मिस्टर हग्गू हैं वो चिल कर रहे हैं. ठीक है, तभी एक एलियन आता है इसके पास. लेट्स कॉल हिम पादू. ये है पादू. तो ये पादू बोलता है कि ओए हग्गू, तुझे क्रिश का घर पता है? तो भाई हग्गू बोलता है मैं क्यों बताऊं. ये बोलता है अगर बता देगा तो चॉकलेट मिलेगी और अगर नहीं बताएगा तो चांटा मिलेगा. तो भाई हग्गू सोचता है यार आज तो किस्मत बढ़िया चमक गई, आज तो अपने को चॉकलेट मिलेगी, क्योंकि हग्गू को पक्का पता है कि इस पोजीशन से क्रिश का घर 12 किलोमीटर दूर है. ठीक है, तो अपना हग्गू छूटते बोलता है हाँ भाई 12 किलोमीटर दूर है क्रिश का घर, चला जा. तो आप मुझे ये बताओ पादू इसको हग्गू को चॉकलेट देगा या थप्पड़ मारेगा? क्या पड़ेगा? ऑब्वियसली थप्पड़, क्योंकि पादू बोलेगा भाई 12 किलोमीटर इस तरफ या फिर 12 किलोमीटर इस तरफ, है ना. हमारे 1D मोशन में 2 डायरेक्शन हो सकती है. ठीक है, तो क्योंकि लेफ्ट के अंदर भी 12 किलोमीटर एक पोजीशन एग्जिस्ट करती है और राइट में भी एक 12 किलोमीटर पोजीशन एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो इसको कहाँ जाना चाहिए? ये थकना थोड़ी ना चाहता है हमारा पादू. तो इसके लिए 12 किलोमीटर मायने नहीं रखता उतना. ठीक है, 12 किलोमीटर यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट में या राइट में. ठीक है, तो भाई आज तो हमारे हग्गू को चॉकलेट नहीं मिली. तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता था. जैसे कि हमको पता है 1D मोशन में हम एक डायरेक्शन को तो प्लस बोलते हैं और एक डायरेक्शन को माइनस. ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन प्लस है और ये माइनस और इस हग्गू को पता है कि क्रिश का घर इधर कहीं था, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा? प्लस 12 किलोमीटर. अब इसको चॉकलेट मिल सकती थी अगर ये प्लस 12 बोलता तो. ठीक है, तो देखो 1D मोशन के अंदर तो हमने प्लस और माइनस करके हम डायरेक्शन को सॉर्ट आउट कर लेते हैं. इधर कोई भी वेलोसिटी होगी इस तरफ उसको हम पॉजिटिव भी बोलेंगे और इस तरफ कोई भी वेलोसिटी होगी उसको हम नेगेटिव भी बोलेंगे. सिमिलरली इधर कोई एक्सेलरेशन है तो उसे हम नेगेटिव लेंगे और इधर कोई भी एक्सेलरेशन है उसे हम पॉजिटिव लेंगे. तो राइट के अंदर पॉजिटिव होगी सब चीज़ें और लेफ्ट के अंदर नेगेटिव. तो ये साइन देखकर हम पता लगा सकते हैं डायरेक्शन किस तरफ है. तो ये तो था 1D मोशन, लेकिन रियल लाइफ के अंदर 1D मोशन बहुत कम होते हैं. ठीक है, अब इमेजिन करो अगले दिन क्या होता है. अब अगले दिन क्या होता है, हमारा जो हग्गू है वो भाई खेत के अंदर रात के अंदर डब्बा लेके घूम रहा होता है. ठीक है, हाथ में इसके पानी का डब्बा है. ठीक है, अब आप समझ गए रात में क्यों घूम रहा है और इसका नाम हग्गू है. तभी बहुत सारे जो एलियंस हैं पादू के दोस्त वो आ जाते हैं. ठीक है, ये सारे इसके दोस्त हैं पादू के, और वो अपने हग्गू से बोलते हैं अबे तूने पादू देखा क्या? तो हग्गू बोलता है क्यों बताऊं? तो ये लोग बोलते हैं कि देख अगर तूने पादू के बारे में बताया कि वो किस तरफ जा रहा था, उसका टेम्परेचर कितना था और उसका मास कितना था, तो हमें क्या क्या बताना है कि उसकी वेलोसिटी कहाँ थी, उसमें मास कितना था और उसमें टेम्परेचर कितना था. तो मास और टेम्परेचर के लिए हर एलियन के पास, मतलब पादू के पास, उसकी टी शर्ट पे इन्फॉर्मेशन आती है. सब वो जैसे समझ लो. ठीक है, उसके कपड़ों पर लिखा हुआ आता है. तो ये बोलता है भाई मैं क्यों बताऊं. एलियंस बोलते हैं अगर तू ये सब बता देगा तो हम तुम्हें हमारा स्पेसशिप दे देंगे. ठीक है, ये स्पेसशिप है इनका. तो भाई आज अपना हग्गू सोचता है यार किस्मत चमक गई, कल चॉकलेट नहीं मिली तो क्या हुआ, आज स्पेसशिप मिल जाएगा, क्योंकि हग्गू ने अभी अभी पादू को जाते हुए देखा. ठीक है, तो भाई
हमारा हग्गू बोलता है भाई उसका मास दिखा रहा था 2 किलोग्राम, ये लोग बोलते हैं वेरी गुड, सही है। फिर बोलता था टेम्परेचर था 22 डिग्री सेल्सियस, ये बोलते हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर ये बोलते हैं वेलोसिटी कितनी थी, ये बोलता है हाँ वो भाग रहा था 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। फिर ये बोलते हैं हाँ और आगे, अब इसका पोकर फेस बन जाता है। अब और क्या चाहिए तुमको, सब तो बता दिया। तो अब भैया गुस्सा जाते हैं, तो इमेजिन करो ये क्या करते हैं इसके साथ, ये इसका डब्बा ले आते हैं, ठीक है। तो ये मुझे ये बताओ कि ये जो एलियंस थे सारे, इन्होंने हग्गू का पानी का डब्बा क्यों गिराया, मतलब वो गुस्सा क्यों है, इसने क्या गलती कर दी हग्गू ने इधर, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जहाँ देख सकते हैं कि इसने 12 किलोमीटर पर आवर तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरफ 12 किलोमीटर पर आवर किस तरफ, क्योंकि हमारा पादू इस डायरेक्शन में भी जा सकता है 12 किलोमीटर पर आवर से, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो मास बताया उसने 2 किलोग्राम तो सही था, उसने टेम्परेचर बताया 22 डिग्री सही था, उसने वेलोसिटी बताई 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन ये गलत है, यहाँ पर लोग वो गुस्सा गए जो एलियंस थे, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी के अंदर एक डायरेक्शन होती है, और अगर वो डायरेक्शन नहीं पता हमें तो 12 किलोमीटर पर आवर इनके लिए यूज़फुल ही नहीं है। कितने लोग हैं, कितनी डायरेक्शन में जाएंगे ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है पादू की डायरेक्शन भी। तो देखो फिज़िक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको बस एक नंबर और यूनिट चाहिए डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर मास था, ठीक है। हग्गू ने इधर सब सही बताया, मास 2 किलोग्राम दिखा रहा था। तो मास को डिस्क्राइब करने के लिए बस इतनी ही इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। सिमिलरली टेम्परेचर को बताने के लिए सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन चाहिए, एक नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट, ठीक है। तो टेम्परेचर भी उसने सही बताया। लेकिन वेलोसिटी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक नंबर फॉलोड बाय इट्स यूनिट स्टिल इनकम्प्लीट है, इधर एक डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है कि डायरेक्शन कहाँ थी, ठीक है। सपोज़ यहाँ पर डायरेक्शन होती 30 डिग्री ईस्ट से, तो ये बता देता 30 डिग्री ईस्ट से है, ठीक है, नॉर्थ में। 30 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ में मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखो फिज़िक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें सिर्फ उस नंबर और यूनिट से मतलब होता है, और कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर हमें नंबर और यूनिट प्लस एक डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ओके। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो वो क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती उन्हें हम बोलते हैं स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर हमें क्या चाहिए रहता है, क्वांटिटीज़ विच कैन बी फुली डिस्क्राइब्ड बाय अ नंबर एंड इट्स यूनिट। स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल कौन से हैं, जैसे कि अभी हमने बताया मास है, टेम्परेचर है, ठीक है। तो मास और टेम्परेचर जैसे अभी बताया कि मास 2 किलोग्राम बोलो उतना काफ़ी है, हमें इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिमिलरली टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, 22 डिग्री सेल्सियस, 12 केल्विन, 120 केल्विन, 300 फ़ारेनहाइट, हमें यहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। सिमिलरली प्रेशर है, तो प्रेशर हमें कैसे बताना होता है, 200 किलो पास्कल है, 500 psi है, 20 एटमॉस्फेयर है, इस तरीके से, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे और क्या क्या हो सकता है, डेंसिटी है ना, वॉल्यूम है, एनर्जी है, वर्क है, तो ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटीज़, इनके अंदर कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। और फिज़िक्स के अंदर और क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो वेक्टर क्या होती है, क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर अ नंबर, अ यूनिट एंड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट फुली, ठीक है। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर हमें एक नंबर के साथ एक यूनिट तो देनी है, साथ में एक डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। उन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। इसके एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ गया, ठीक है।
तो कहाँ से कहाँ गया, मतलब इसमें फ़र्क है अगर हम बोले कितना गया, ठीक है, कितना गया मतलब वो हो गया आपका डिस्टेंस, लेकिन कहाँ गया ये है डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पर कहाँ से आपको पता लग गया, एक डायरेक्शन है। सिमिलरली वेलोसिटी। ओके, अच्छा चलो यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ वर्क के, यहाँ वर्क के साथ इधर मैं डिस्टेंस लिख सकता हूँ। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके अंदर हमें ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन पता होनी चाहिए हर टाइम पर, ठीक है। तो अगर हमें किसी चीज़ की पोजीशन नहीं पता कि वो पोजीशन कैसी है, तो हम उसका मोशन कैसे स्टडी करेंगे, है ना। तो मोशन की स्टडी करने के लिए हमें उसकी लोकेशन की एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, और वो डिस्क्रिप्शन आती है कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, अगर हम 2D में देखें तो हम ये x और ये y बोलेंगे। तो देखो ये हमारा ओरिजिन है, अगर मैं इस ओरिजिन को बनाऊं हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट मतलब हम इस पॉइंट के रिलेशन में, इस पॉइंट के हिसाब से हम मोशन को एनालाइज करेंगे, ठीक है। और सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे मूव कर रहा है इस पाथ पे, तो सपोज किसी टाइम t पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर है, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन डालूँ उस पॉइंट पर, ओके, तो ये जो इस लाइन की जो लेंथ है वो हमारा क्या बता रही है कि इस पॉइंट पे, हमारे रेफरेंस पॉइंट में और जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है उसमें कितना डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे एरो डालूँ, ओके, तो ये हमारा क्या बता रहा है, एक पोजीशन वेक्टर हो गया ये उस ऑब्जेक्ट का टी पर, टाइम टी पर, ठीक है। और अगर वो ऑब्जेक्ट टाइम t2 पर इधर था, ठीक है, तो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ऐसे। तो हमारा पोजीशन वेक्टर, अच्छा इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ वेक्टर क्या है। देखो ग्राफिकली हम वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो, इससे बोलते हैं हम वेक्टर, ठीक है। एक लाइन है और एक एरो है तो इसका मतलब ये वेक्टर है। अब वेक्टर एक किसका है वो अलग बात है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या वेलोसिटी वेक्टर है या फोर्स वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन है और एरो है तो इसका मतलब ये वेक्टर हो गया। ओके, क्यों वेक्टर कैसे, देखो वेक्टर के अंदर हमको पता है कि वेक्टर के अंदर दो चीज़ें बड़ी मेन होती हैं, एक तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है प्लस उसमें एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। यही स्केलर में और डिफरेंस, यही स्केलर में और वेक्टर में एक डिफरेंस होता है डायरेक्शन का। तो देखो ये चीज़ तो होती है इसकी मैग्नीट्यूड, जो लेंथ है मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है इसका मतलब डायरेक्शन, ये तो ऑब्वियस है बिल्कुल, ठीक है। तो देखो हमने ये दो वेक्टर बनाए ना, पोजीशन, सपोज यहाँ पर ये P पोजीशन पे है और ये Q पॉइंट है, ठीक है, और इसको हम O बोल देते हैं, ये हमारा पॉइंट है O। तो हमारी जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की दो टाइम पर वो हम इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारा टाइम t पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इधर P पर हम t1 बोल देते हैं, तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा OP वेक्टर। तो जहाँ पर एरो का साइन है ना वो बाद में आता है और जहाँ से वेक्टर ओरिजिनेट होता है वो पहले आता है, ठीक है। तो टाइम t2 पर ये वेक्टर कितना हो जाएगा OQ वेक्टर, ठीक है। ओरिजिनेट यहाँ O से हो रहा है, ख़त्म Q पर हो रहा है, इसलिए O पहले Q बाद में और वेक्टर ऐसे। हम वेक्टर को कोई भी अगर एक वेक्टर क्वांटिटी तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा OP जैसे लिख दिया। देखो अगर मैं डायरेक्ट लिखता है सिर्फ OP, तो OP का मतलब ये लाइन सेगमेंट हो गई ना, लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है। इसको वेक्टर क्या बनाता है, जब हम ऊपर एक ऐसे एरो डालें, ठीक है। तो मैंने दो तीन चीज़ें इधर बताई हैं जो कि ऑर्डर में नहीं है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो वेक्टर जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा एक स्ट्रेट लाइन और एक एरो के साथ, ओके।
और जहाँ से ये एरो शुरू हो रहा है, सपोज़ कोई भी पॉइंट है, यहाँ आर ले लेते हैं और ये टी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं आर जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ ख़त्म हो रहा है टी, और फिर उसके ऊपर एक एरो। इस एरो की वजह से हमें पता लगता है कि भैया आर टी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर है, ओ पी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर। तो T1 पर ऑब्जेक्ट हमारा P पर था और T2 पर हमारा ऑब्जेक्ट Q पर था। तो देखो हम दो अलग अलग पोजीशन है और टाइम डिफरेंस है, तो हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा हमारा ये वेक्टर, ठीक है। तो पी क्यू हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो देखो हमारे क्या बन गए, ये है पोजीशन वेक्टर, ये भी है पोजीशन वेक्टर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा हमारा पी क्यू वेक्टर, ठीक है। तो देखो आप इस डायग्राम से बता सकते हैं कि देखो हमारा एक्चुअल पाथ जो बॉडी ने मूव किया वो ऐसे किया, ठीक है, ऐसा कर्व्ड पाथ। लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। यही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बात की मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने कैसे ट्रैवल किया वो पाथ, वो बस पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो कहाँ पर डिपेंड करता है, कैसे पे नहीं करता। आप कैसे गए उसको, उससे मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट को, उसको किससे मतलब है कि आपकी पोजीशन पहले क्या थी और बाद में क्या है, ठीक है। तो पहले और बाद में वाली पोजीशन को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं और उस लाइन का जो लेंथ होता है वही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन कैसे आएगा, ऐसे, P से Q की तरफ गया तो ऐसे, ओके। तो देखो अब हमें जैसे पता है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, जैसे हमारा यहाँ पर ये वेक्टर है, ठीक है, आर टी। तो ये जो लेंथ है ये कितना, ये क्या होता है, आर टी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, है ना। जैसे मैंने बताया वेक्टर का ये लेंथ होती है मैग्नीट्यूड। तो हम मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं वेक्टर में, जैसे ये हमारा वेक्टर है आर टी, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऐसे मॉड, ठीक है। तो ये होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आर टी, ओके। अब सेकेंड एग्जाम्पल लो। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, सपोज ऐसे कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो किसी भी टाइम पर हम पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। हमारा रेफरेंस पॉइंट ये ओरिजिन है, ठीक है। तो हमें अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है किसी भी टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, हमारे रेफरेंस पॉइंट को मतलब ओरिजिन को और उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है, और फिर जहाँ पोजीशन है वहाँ पर ऐसा एरो डाल दो, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो देखो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या बता रहा है, इसेंशली हमें डायरेक्शन पता है कि ये डायरेक्शन है एरो से, और हमें ये वेक्टर की लेंथ भी पता है। तो पोजीशन वेक्टर हमें ये बोलता है कि अगर आप इस डायरेक्शन में कितना चलोगे, इतना मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का, तो आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर नाम देते हैं। तो हम हर टाइम के लिए पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, है ना। तो किसी टाइम पे ये पोजीशन वेक्टर आएगा, फिर कहीं पर ऐसा आएगा, तो हम हर पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज ये हमारा है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट, और जैसे कि पता है हम इसे ओ बोल लेते हैं ओरिजिन को, ठीक है। तो हमें पता है ओ ए वेक्टर पता है, हमें ओ बी वेक्टर पता है और ओ सी वेक्टर पता है। तो आप मुझे ये बताओ, देखो क्योंकि ये सर्कल है और हमारा जो सेंटर लाई करता है ओरिजिन पे करता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या है, रेडियस, ठीक है। तो अगर ये रेडियस है इसका मतलब क्या है, तीनों जो वेक्टर हैं ओ ए ओ बी और ओ सी, इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, आर के बराबर, ठीक है। तो मतलब तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर। तो अब मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या ये है कि ओ ए वेक्टर बराबर है ओ बी वेक्टर के बराबर है ओ सी वेक्टर के। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो हमें ये तो पता है कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है,
ओ ए वैक्टर बराबर है ओ बी वैक्टर बराबर है ओ सी वैक्टर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, तो दो वेक्टर ए और बी तभी बराबर होंगे जब एक ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो और वो सेम डायरेक्शन में हो। ओके, तो यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है बट डायरेक्शन सबकी अलग है, इसलिए हमारा ओ ए वेक्टर बराबर नहीं है ओ बी वेक्टर के। ठीक है, और ओ सी वेक्टर बराबर नहीं है, इन दोनों के कोई भी बराबर नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन अब इमेजिन करो मैं एक वेक्टर में इधर बनाता हूँ। ठीक है, एक वेक्टर में इधर बनाता हूँ ऐसे, ये वेक्टर मैंने बनाया, सपोज कोई वेक्टर इसे z बोल देते हैं, और इस वेक्टर की जो लेंथ है वो है r। ठीक है, जो ये r हमारा रेडियस था, और ये ऐसे एकदम एक ही डायरेक्शन में है। तो आप मुझे ये बताओ क्या z वेक्टर बराबर है ओ ए वेक्टर के? देखो हमें ये तो पता है मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना है r, और ओ ए का भी मैग्नीट्यूड r है। ठीक है, तो हमें ये तो पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और हमें ये भी पता है कि z की डायरेक्शन और ओ ए की डायरेक्शन सेम है, इसी डायरेक्शन में है ना, दोनों एक ही लाइन में। तो क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, z वेक्टर बराबर है ओ ए वेक्टर के, ये सही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर बराबर होने चाहिए, ठीक है, तो बराबर कब होंगे? जब उनका जो लेंथ है वेक्टर का वो सेम है और वो दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करें, बस पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, और दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो वो दोनों वेक्टर सेम वेक्टर होंगे, बराबर वेक्टर होंगे। ओके, तो अगर ये वेक्टर कोई ए है, चलो इधर कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसे बोल देता हूँ कोई डी वेक्टर है और ये ई वेक्टर है, तो डी वेक्टर अभी बराबर है ई वेक्टर के। ओके, फिर एक और चीज़ कंसीडर करो, ये है हमारा डी वेक्टर अभी और ये है हमारा ई वेक्टर। ठीक है, लेकिन अब डायरेक्शन उल्टी है। तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं? भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? डी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई वेक्टर। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या होता है? ये साइन अपोजिट करना। ओके, मतलब अगर कोई वेक्टर है ऐसा, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स वेक्टर है। ठीक है, तो ये वाला वेक्टर कितना होगा? माइनस एक्स वेक्टर। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एरो का साइन माइनस के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना आप। अब मुझे ये बताओ कि सपोज अगर ये वेक्टर है एक, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है ए वेक्टर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर है, ये जो लेंथ है वेक्टर की, और एक वेक्टर है बी जिसकी ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताओ कि ए वेक्टर में और बी वेक्टर में क्या रिलेशन होगा? रिलेशन होगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो अगर मैं ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? जो बी वेक्टर की लेंथ है उसकी ट्वाइस लेंथ। ओके, तो ये हमारा हो गया 2b वेक्टर, जो ये नया वेक्टर बनेगा। डायरेक्शन वही रहेगी जो बी की थी, लेकिन मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया। तो अगर मैं किसी वेक्टर को, कोई वेक्टर है सी वेक्टर, तो अगर मैं किसी वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा? ये वेक्टर हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? लैम्डा इंटू सी वेक्टर, और जो डायरेक्शन थी वो वही रहेगी। अच्छा, अगर ये लैम्डा माइनस हो तो ऑब्वियसली डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। मतलब अगर मैं कोई वेक्टर ले रहा हूँ z इज इक्वल्स टू सपोज कुछ है इस डायरेक्शन में है और जिसकी लेंथ है ये मान लो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ 3 टाइम्स ऑफ z क्या होगा एंड -2 टाइम्स ऑफ z क्या होगा, बना के दिखाओ। तो देखो 3 टाइम्स ऑफ z क्या होगा? इसका 3 गुना, मतलब
ये काफ़ी लंबा, इसकी लेंथ के 3 गुना, मतलब 45 सेंटीमीटर लंबा इसी डायरेक्शन में। ये बन गया हमारा 3z वेक्टर, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ -2z वेक्टर तो ये क्या बनेगा, मैं कहीं भी पैरेलल बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसा भी बना सकता हूँ इसको, ऐसा। तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर का है और ये हमारा -2z वेक्टर। डायरेक्शन अपोजिट है और इस वेक्टर के ये ट्वाइस है। ये येलो वाला इस वाले के 3 टाइम्स है लेंथ में, लेकिन डायरेक्शन सेम है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें वेक्टर से तो कैसे क्या होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए अभी इतना काफ़ी है इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर। मतलब अगर हमारा एक वेक्टर ऐसे है, ठीक है, और एक वेक्टर हमारा ऐसे है, तो अगर मैं इन दोनों वेक्टर को ऐड करूं तो हमारा रिजल्टिंग वेक्टर कैसा आएगा, है ना। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं कि ये हमारा XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। हमारा एक बार पोजीशन है ये पोजीशन, एक पोजीशन वेक्टर, और सेकंड पोजीशन वेक्टर है हमारा ये वेक्टर। तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये आएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, हाउ मच, तो ये कैसे निकालेंगे अगर हमें ये पता और ये पता है तो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोज़। और मेरा फेसबुक पेज भी आप एक बार जाके चेकआउट करें, ठीक है। और ट्विटर पर भी है रिवोडू का पेज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।